दोस्तों, आज पढ़ते हैं भारत में जैव विविधता के अगले पार्ट के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे आज जो एक संस्थान है IUCN। क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि इसका जो फुल नेम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। जैसे इसका नाम है, इंटरनेशनल यूनियन है किसके लिए? कंजर्वेशन के लिए। और किसके? ऑफ नेचर। नेचर में दोनों आते हैं, अच्छा, चाहे जीव हों चाहे पौधे हों, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना। तो ये जो इंटरनेशनल यूनियन बनाया गया है जो नेचर को संरक्षित करता है, और नेचर को संरक्षण करने के बाद उसका एवेल्युएशन करता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, और जानकारी एकत्रित करने के बाद उसके बारे में जानकारी प्रकाशित भी करता है। और जिस चीज़ को प्रकाशित करता है उसमें ये 9 प्रकार के कैटेगरी बनाए हैं। उन्हीं को इसने क्या कहा गया है, एक जो उसी को नाम देते हैं हम लोग रेड डाटा बुक का, लाल डाटा बुक, ठीक है। रेड डाटा बुक में क्या होते हैं? तो रेड डाटा बुक में सभी प्रजातियों की स्थिति की जानकारी दी जाती है, अर्थात कौन सी ज़्यादा है, कौन सी कम है, कौन सी नष्ट हो गई है, कौन सी नष्ट होने वाली है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो सबसे पहली कैटेगरी होती है वो होती है जो सबसे खतरनाक कैटेगरी है, अर्थात जो एक्सटिंक्ट मतलब वो बचे ही नहीं है, चाहे वो जंगलों में हो, चाहे चिड़ियाघर में हो, कहीं पे भी, DNA सेंटर में भी, बॉटनिकल गार्डन में भी, अर्थात वो कहीं भी बचे नहीं है, वो प्रजाति खत्म हो चुकी है। दूसरा है एक्सटिंक्ट प्रजाति। कौन से? एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ, अर्थात ये जंगलों से एक्सटिंक्ट हैं लेकिन अभी कहाँ, चिड़ियाघर जैसी जगह में पाए जाते हैं। तीसरी प्रजाति आती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये क्या होती है? ये उससे ज़्यादा, इन्हें कहते हैं गंभीर संकटग्रस्त प्रजातियाँ, अर्थात इनको सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं प्रजातियों को है। इनको कैटेगरी कैसे बनाते हैं? तो कैटेगरी ऐसे बनाते हैं कि पिछले 10 साल में अगर इनकी 90% आबादी कम हो गई है तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाल देते हैं IUCN वाले, या फिर इनकी 250 से कम प्रजातियाँ ही बची हों तो डाल देते हैं, ठीक है, या केवल 50 या उससे कम परिपक्व सदस्य शेष हो तो डाल देते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी इसमें हैं, और भी हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। संकटग्रस्त प्रजातियाँ कौन होती हैं? जिसे बोलते हैं एंडेंजर्ड में आते हैं वो प्रजातियाँ जो 10 साल में 70% जनसंख्या उनकी कम हो गई है, उन्हें हम एंडेंजर्ड में डाल देते हैं, या केवल 250 या उससे कम परिपक्व सदस्य बचे हुए हैं इसमें, ठीक है। आप तुलना करेंगे, आप समझ में आ जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। देखिए, क्रिटिकल एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड में अंतर क्या है? क्रिटिकल एंडेंजर्ड में क्या था, 250 प्रजातियाँ बची हों, एंडेंजर्ड में 250 प्रजातियाँ, क्रिटिकल एंडेंजर्ड में 90% आबादी घट गई हो 10 सालों में, एंडेंजर्ड में 70% आबादी घट गई हो 10 साल में, ठीक है। इसके बारे में इसलिए आप जानकारी रखिएगा, क्योंकि इन्हीं को पूछते हैं, 3 क्रिटिकल एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड सबसे इम्पोर्टेंट यही होते हैं। और जो भी आप अभी आगे पढ़ेंगे तो जो इस कैटेगरी में आएंगे सबसे ज़्यादा उन्हीं की पूछे जाने की संभावना होती है, इसलिए इनके मानकों को भी अच्छे से आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, अगले इनका मानक क्या था कि 20 वर्षों में 20% प्रजाति विलुप्त हो गई होने की आशंका हो या विलुप्त हो गई हो तो इसमें डाल देंगे। अब तीसरी जो अगली कैटेगरी आती थी, आप देख रहे हैं, वो होती है संवेदनशील या सुभेद्य प्रजाति, अर्थात उनके खतरा अभी है नहीं लेकिन खतरा हो जाएगा ज़रूर। इनका ये है कि 10 सालों में यदि 50% से अधिक आबादी कम हो गई है तो। दूसरा, यदि प्रजाति की जनसंख्या 10,000 से कम हो और 10 वर्षों में अंदर 10% कम हो गई हो, इसलिए संवेदनशील में डाल देते हैं उनको। और केवल 1000 या उससे कम जो परिपक्व उनकी प्रजातियाँ हैं वो बची हुई हैं, उनके मेंबर बचे हों, ठीक है। यहाँ पे 1000 है, ठीक है। अब जो है बाद में वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो निकट संकट हैं। दूसरा, लिस्ट कंसर्न है, अर्थात उनको बहुत कम खतरा है। फिर आता है आंकड़ों की अभाव है, डाटा डिफिशियंसी है। और दूसरा अगला आता है नॉट एवेल्युएटेड। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है आपको, ये पूछ सकता है कि IUCN द्वारा निम्नलिखित में से किन का डाटा निकाला जाता है, तो नॉट एवेल्युएटेड निकालते हैं, कैटेगरी होती है। डाटा डिफिशियंसी कैटेगरी होती है, लिस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एक्सटिंक्ट, ये इनकी प्रजातियाँ की जाती हैं। अब यहाँ बात करते हैं हम जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रजातियाँ हैं जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। हालांकि आप जानते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड का डाटा
हर साल कुछ बढ़ जाते हैं और कुछ घट जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जब आप एग्ज़ाम दें तो ये डाटा चेंज भी हो चुका हो। लेकिन आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखेंगे तो आप समझ लेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों दोस्तों? देखिएगा आप लोग, क्योंकि जब फ़ोटो देखेंगे ना तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। एक एक के बारे में थोड़ी थोड़ी बताते जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट होगी, और जो नहीं होगी उसके बारे में आगे बढ़े जाएंगे। तो पहली जो प्रजाति है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अर्थात ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आती है। पहली बात याद रखिएगा, ये किस में आती है? तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, अगर नहीं होती तो नहीं पढ़ाते इसको। ठीक, अब ये इसका जो एरिया है वो राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत और पूर्वी पाकिस्तान। आप याद रखिएगा, जो एक मोटा मोटा याद रखना है आपको, इसका जो लोकेशन है, इसका जो एरिया है वो पता कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे इसका ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो इंडिया है यहाँ पे, ये जो इंडिया है इसका ये एरिया वाला, ये वाला एरिया है इसका कौन सा? आवास स्थल पाए जाते हैं। ये पूछ लेगा कि ये पश्चिमी इंडिया में पाए जाते हैं या पूर्वी इंडिया में। अगर पूछ लेगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए ये याद रखना है। एक ऑप्शन होगा अगर पश्चिम भारत में पाए जाते हैं तो सही होगा। ठीक, फिर आता है ये भारत में इनका शिकार सबसे ज़्यादा प्रतिबंध होगा ही, ये क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं और सबसे भारी पक्षियों में से एक है। ये शुतुरमुर्ग की भांति दिखता है। ठीक, अगला आता है जेडॉन कॉर्सर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आगे चले जाते हैं इसको। एक अलग प्रजाति आती है जो इंपॉर्टेंट वही करेंगे, फॉरेस्ट आउटलेट। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं इनको। ठीक है, बात यह है कि इनमें इनका जो देखिए सबसे एक कॉमन फैक्टर होता है कि प्रजातियों के नष्ट होने का, कि उनका आवास स्थल कम हो रहा है। ठीक है, ठीक है, और ऐसे ही आप प्रजातियां बहुत सारी देखेंगे, इनके बारे में आप देखते जाएंगे और इनके बारे में एक एक चर्चा करेंगे कि प्रजातियां बहुत सारी हैं। ठीक है, इसलिए इनके बारे में कभी एक एक करके चर्चा करेंगे। इसके बारे में केवल एक वीडियो किसी दिन जीवों के ही बारे में बनाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबके बारे में दिया हुआ है, ये PDF जिसको मिलेंगी वो सब देख लेंगे और जान लेंगे। ठीक है, अब इसको इसलिए हम आगे बढ़ते हैं समय ना ख़राब करते हुए, क्योंकि इसका डाटा तो चेंज होता रहता है, इसलिए ये चीज़ें आपको करंट अफेयर में पढ़नी पड़ेंगी। और याद रखिएगा, उन्हीं जीवों के बारे में पूछते हैं ज़्यादातर जो करंट में होती हैं। ठीक है, जिनका करंट में उनका न्यूज में आती हैं वही पूछी जाती हैं, क्योंकि प्रजातियाँ तो आप जानते हैं बहुत सारी हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। एक जो कुछ हमारे यहाँ की संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं जंगली गधा, जिसे हम बोलते हैं क्या? वाइल्ड एस। इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है आपको। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पश्चिमी भारत में पाया जाता है और पाकिस्तान के दक्षिणी पाकिस्तान में पाया जाएगा और पूर्वी ईरान में पाया जाएगा। ठीक है, भारतीय वाइल्ड एस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। आप जानते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कच्छ का रण है, वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और जो कुछ प्रजातियाँ उनके बारे में जान लेंगे हम लोग किसी जब चैप्टर में पढ़ेंगे। एशियाई शेर के बारे में, बंगाल टाइगर, हिमालय में पाए जाने वाले भेड़िए के बारे में। ठीक है, इनके बारे में जब मैं आपको करंट अफेयर इन्वायरमेंट का स्पेसिफिक पढ़ाएंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में तब वहाँ ज्ञान नॉलेज लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए चलिए अब बात करते हैं पौधों के वर्गीकरण के बारे में। अब नया चैप्टर है पौधों का वर्गीकरण। इसमें पढ़ेंगे पौधे होते हैं कौन कौन से पौधे। एक होते हैं संवेदनीय पौधे, एक होते हैं असंवेदनीय पौधे, अर्थात जिनमें वस्कुलर पाई जाती है तो वस्कुलर प्लांट हो गया, जिनमें नॉन वस्कुलर तो नॉन वस्कुलर हो गए। अब क्या होता है, देखिए जो संवेदनीय पौधे होते हैं वो बीज पाया जाता है और बीज रहित भी होते हैं। तो जो बीज वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। और जो बीज रहित होते हैं वो टेरिडोफाइट होते हैं। आप जानते हैं फर्न, काई जो लगी होती है नदियों के किनारे, आपने देखा हो तालाबों के किनारे जो काई, वो क्या होते हैं? बीज रहित पौधे होते हैं। वो हैं संवहनी पौधे हैं लेकिन वो बीज रहित पौधे हैं। ऐसे एंजियोस्पर्म में भी डिवाइड होता है मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स। जो मोनोकॉट्स घास है, लिली है, ताड़ के वृक्ष हैं, ये आते हैं। ठीक है, ऑर्किड हैं। ये मैंने पूरा आपको चार्ट बना के दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अब आता है भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ कौन कौन सी हैं। तो भारत में विश्व की
33% प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। हमारे यहाँ एंजियोस्पर्म मिलते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जिम्नोस्पर्म मिलते हैं, टेरिडोफाइट्स मिलते हैं, ब्रायोफाइट्स मिलते हैं, शैवाली मिलते हैं, लाइकेन्स मिलते हैं और बैक्टीरिया और कॉकस सब मिलते हैं। इसके बारे में आप बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म की जो विशेषताएँ, ब्रायोफाइट्स की विशेषताएँ, ये आप वहाँ पढ़ेंगे। इनका अध्ययन यहाँ पर हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। अब यहाँ बात करेंगे कुछ, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ आपने देखना है कि जो इनका संरक्षण होता है, किनका, जो ये पौधे होते हैं, जो ये जैविक संरक्षण की विधियाँ होती हैं, तो जैविक जो संरक्षण होता है वो 2 प्रकार से होता है। कैसे? इनका संरक्षण करने के लिए हम 2 मेथड अपनाते हैं, एक तो इन सिटू मेथड, एक होता है एक्स सिटू मेथड। ये इन सिटू मेथड क्या होता है, देखिए इन सिटू मेथड होता है कि जहाँ पर हैं वहीं पर उनको सुरक्षित कर दें। जैसे मान लीजिए शेर है, जहाँ पाया जाएगा वहीं पर उसे सुरक्षित कर दें, तो ये हो गया इन सिटू मेथड। इन मतलब में, सिटू मतलब उसी सिचुएशन में। अगर आप इस शब्द को, ये हो सकता है ऑफिशियली ना हो, पर आप अगर इसे याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कैसे? इस शब्द को आप समझिएगा, इन सिटू मेथड। इन मतलब में, सिटू मतलब सिचुएशन, उसी सिचुएशन में उनको अगर आप कंजर्व करते हैं तो इन सिटू मेथड हो गया। और एक्स सिटू मतलब, सिटू में सिचुएशन, सिचुएशन से दूर जाकर अगर आप कंजर्व करते हैं तो एक्स सिटू मेथड हो गया। इसे हिंदी में बोलते हैं स्वस्थाने संरक्षण और वाह्य स्थाने संरक्षण। उनके स्थान में संरक्षित करना स्वस्थाने हो गया, और उनके स्थान से बाहर जाकर संरक्षित करना हो गया वाह्य स्थाने संरक्षण। ठीक, इसलिए इनको हमने देख लिया और इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्स सिटू का उदाहरण है, कौन सा इन सिटू का उदाहरण है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, जैव मंडल आगार हैं, बायोस्फीयर जो रिजर्व होते हैं, पवित्र जो उपवन होते हैं, समुदाय और संरक्षण आगार हैं, ये सब जो होते हैं वो होते हैं स्वस्थानीय मेथड में। और वाह्य स्थानीय मेथड में बीज बैंक, जीन बैंक, आप क्रायो प्रिजर्वेशन, बोटेनिकल गार्डन, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, ये सब किस में आते हैं? ये एक्स सिटू मेथड में आते हैं, क्योंकि चिड़ियाघर में पशु पक्षी लाए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भारत में जैव विविधता का संरक्षण जो हो रहा है वो कैसे कैसे करना हमको। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हम विस्तृत ज्ञान लेने वाले हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि जैव विविधता संरक्षण को सुरक्षित करने के लिए 1992 में कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, अर्थात जैव विविधता संरक्षण संबंधी सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया, जिसका नाम पृथ्वी सम्मेलन रखा गया। इसके महत्वपूर्ण समझौते में से एक समझौता यह हुआ जैसे हमने CBD बोला गया, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये भी एक उसी का एक बाई प्रोडक्ट था। CBD का उद्देश्य क्या था? जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का सतत उपयोग करना, आनुवांशिक संसाधनों के इस्तेमाल में होने वाले लाभों को निष्पक्ष और एक समान प्रकार से साझा करना। भारत द्वारा 18 फरवरी 1994 को CBD का क्या कर दिया? हमने उसको अनुसमर्थन या रेक्टिफाई कर दिया। परिणामस्वरूप कन्वेंशन के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए तथा इस कन्वेंशन के कारण उत्पन्न होने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमारे भारत देश ने भी अनेक कदम उठाए। इन प्रयासों का उद्देश्य क्या था? विधायी रूप से, प्रशासनिक रूप से और नीतिगत रूप से CBD को क्या करना? एक समर्थन करना और CBD के लक्ष्यों को अपने अनुरूप बनाना। या भारत ने इस कन्वेंशन के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए क्या किया? इन्होंने 1994 में हमने समर्थन किया था और 2002 में हमने जैव विविधता नियम 2002 पारित कर लिया। भारत ने 2008 में राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना शुरू की, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान तैयार कर लिया। कब तैयार किया? 2008 में। याद रखिए, PCS वाले क्रोनोलॉजी पूछेंगे या आपको ईयर पूछेंगे, आपको ईयर याद होना चाहिए कि जैव विविधता अधिनियम कब पारित हो रहा है। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना 2008 में जारी हो रही है। 2014 में NBP में जैव विविधता संबंधी 20 राष्ट्रीय लक्ष्य सहित एक परिशिष्ट भी जोड़ दिया गया। इस प्रकार वैधानिक और व्यक्तिगत सहयोग से जैव विविधता संरक्षण के
उपाय हमने सुनिश्चित कर दिए। ठीक, अब बात आती है प्रोटेक्टेड एरिया। तो अब ये आती है हमने प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करना था। ठीक है, तो हमने प्रोटेक्टेड एरिया के लिए जैव विविधता हेतु संरक्षित भौगोलिक रूप से पहचान किए गए ऐसे क्षेत्र हैं। प्रोटेक्टेड एरिया क्या होते हैं? जैव विविधता के संरक्षण करने हेतु पहचाने गए ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें दीर्घकालिक रूप से प्रकृति के संरक्षण से जुड़ी पारितंत्र की सेवाओं और सांस्कृतिक महत्व को वैधानिक और अन्य उपायों से संरक्षित किया जाता है। और इसी को संरक्षित करने के लिए हमने 2 उपाय अपनाए। ठीक, उपाय थे 2, कौन से? स्वस्थानीय मेथड और वायुस्थानीय मेथड। स्वस्थानीय क्या होता है, वायुस्थानीय क्या होता है, इसके बारे में हमने बता दिया आपको। ठीक है, अब आता है राष्ट्रीय उद्यान। एक एक करके के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? तो राष्ट्रीय उद्यान के लिए हम आज ये देखेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में किसी समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति किसको है? राज्य को देता है। कौन सा अधिनियम? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये पावर देता है कि कोई भी राज्य अपने यहाँ राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकता है। जो क्षेत्र पारिस्थितिक जीव जंतुओं अर्थात फ्लोरा और फौना और जलीय महत्व के होते हैं, उनका संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। उन्हें राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। अब यहाँ तक राष्ट्रीय पार्क घोषित किए गए क्षेत्रों में जंतुओं का शिकार करना क्या हो जाता है? प्रतिबंधित हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने में वन्य जीवों के अलावा अन्य जीवों के चारण पर प्रतिबंध लग जाता है। वहाँ कोई चारण नहीं कर सकते। किसी भी वन्य जीव जंतु के आवास के अतिक्रमण पर रोक लग जाती है। कोई भी संरक्षित क्षेत्रों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। पौधों को संरक्षित करने और उनके हानि पहुंचाने वाले प्रतिबंध लग जाती है। हथियार ले जाना वर्जित हो जाता है। अगर आप किसी राष्ट्रीय उद्यान में गए होंगे तो इसकी जगह को बहुत अच्छे से नॉलेज होगा और इसके बारे में पूरा ज्ञान आपको हो चुका होगा। अब यह बात आती है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग एक बार ब्रीफली नॉलेज लेंगे, जिसकी मैं लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपको एक एक करके याद करना पड़ेगा दोस्तों, एक एक करके याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी एक एक करके इसके बारे में पढ़ते भी हैं। और मैं ये कहूँगा आप लोग एक काम करिए, इंडिया का मैप लीजिएगा, एक एक करके उसको टिक करिएगा। ठीक है, और ये आप अपने रूम पे लगा लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, पेपर में आता है, कन्फर्म है। ठीक है, पहला आता है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है 2, दाचीगाम, सलीम अली और हेमिस। ठीक, जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है वो एकमात्र एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे कश्मीरी टैग बोलते हैं, जिस कश्मीरी टैग मिलते हैं, कश्मीरी स्टैग, सॉरी, जिन्हों हम हंगुल बोल देते हैं ना, वो उन्हें बोलते हैं कश्मीरी स्टैग। तो दाचीगाम में एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ कश्मीरी स्टैग मिलते हैं। दूसरा है सलीम अली, जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। हेमेसाई भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो लेह जनपद में उपस्थित है, इसे बोलते हैं हेमेसाई नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखिएगा, हेमेसाई लेह लद्दाख में, सलीम अली किश्तवाड़ में, दाचीगांव और कश्मीर में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 2 हैं, जिसे बोलते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और इंदरकला नेशनल पार्क। यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है इस समय ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, उत्तराखंड में 2 हैं, जिम कॉर्बेट और गंगोत्री नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट आप जानते हैं भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, इसी का बाद में नाम कर दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, फिर आता है हमारा हरियाणा में एकमात्र है, जिसे बोलते हैं हम लोग कालेसर नेशनल पार्क, जो कि सुल्तानपुर में है। राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का, मुकंदरा हिल्स और मरुस्थलीय नेशनल पार्क, जो दूसरा उसका सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक, गुजरात में गिर वन में है, जहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। मरीन नेशनल पार्क है, जहाँ पे ब्लैक बक और ये प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये आप एक बार ये पूरी इसको आप एक एक करके देख लीजिएगा, बहुत ही समझ लीजिएगा। गुजरात में बता दिया मैंने, महाराष्ट्र का संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, पेंच नेशनल पार्क नवेगांव में है। गोवा में महावीर नेशनल पार्क, कर्नाटक में बांदीपुर, राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, जो नागरहोल नेशनल पार्क भी इसको बोलते हैं। कुद्रेमुख के आसपास है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क हैं।
केरल में है अन्नामुडी, एराविकुलम, मथिनकट्टन, साइलेंट वैली, पेरियार नेशनल पार्क, हाथी वहाँ पाए जाते हैं। तमिलनाडु इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, ये सब नेशनल पार्क पाए जाते हैं। इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, इसके बारे में ये स्क्रीन पूरा दिखाया गया है, इसके बारे में आप जान लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसको मैं केवल ऐसी कथक तरह पढ़ रहा हूँ, आप भी इसे स्क्रीन से पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। इसको मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, जो समझाने वाली चीज़ है वो ये समझाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसको पढ़ना है, आप लोग खुद पढ़ ले सकते हैं। अब आता है कि भारत में वन्यजीव अभयारण्य क्या होते हैं। यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य भी दिए हुए होंगे, ये तो वही चल रहा अभी, ठीक है। ये हैं, ये स्क्रीन में आपको वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिल जाएंगे। वन्यजीव अभयारण्य के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं और फैक्ट आप इससे इस स्क्रीन से देखकर पढ़ सकते हैं। वन्यजीव अभयारण्य जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 के अनुसार, यदि राज्य किसी क्षेत्र विशेष को जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण मानता है, तो जहाँ पर पर्याप्त जैविकीय भू-आकृतिक जीव जंतु वनस्पति पाए जाते हैं तो वहाँ से घोषित कर सकता है। भारत में इस समय समझिए 550 के आसपास वन्यजीव अभयारण्य हैं, ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा संचालित किए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अभयारण्य इस प्रकार हैं जिनके कि दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा, कोल्लेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणिता। तेलंगाना में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणिता, किन्नरसारी। बिहार में बरेला झील है। चंडीगढ़ में सुखना झील वन्यजीव अभयारण्य होंगे। छत्तीसगढ़ में अचानकमाड़, गोवा में भगवान महावीर, गुजरात में कच्छ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिर, कच्ची खाड़ी, नल सरोवर। ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, एक एक करके आप इन्हें याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, आप देखिए ओखला पक्षी, पटना पक्षी विहार, बखीरा, दिल्ली में असोला घाटी, अरुणाचल प्रदेश में पखोई, असम में दीपोर बील, मिजोरम में दम्पा, सिक्किम में किताम, पांगोक लखा, त्रिपुरा में गुमटी। ये सब वहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य हैं। ये जरूर याद कर लेगा क्योंकि यूपी पीसीएस की बड़ी है, मैं क्या कहूँगा कि बर्ड सेंचुरी बहुत पूछते हो, मिलान करने के लिए पूछ लेते हैं। तो घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है। रंगन चिट्टू पक्षी विहार मैसूर में है। वेदा थंगल पक्षी विहार कांचीपुरम में। मालापट्टी पक्षी विहार नेल्लौर में। सुल्तान पक्षी विहार गुरुग्राम में, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा आप लोग। आगे अब देख लेंगे हम इसके बारे में, बात करते हैं कि ये हम समझते हैं इसके बारे में क्या कि राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने जाने का नियम क्या होता है। ये कभी कभी पूछ लेगा, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कौन कर सकता है, उनकी सीमा में बदलाव कौन कर सकता है, इसके बारे में आपको समझते हैं। ये फैक्ट तो आप देख के भी याद कर सकते हैं, चीज़ों को समझना चाहिए। तो जो नेशनल पार्क है और जो अभ्यारण्य हैं संरक्षित किए गए क्षेत्र की घोषणा कौन करेगी? राज्य सरकार द्वारा की जाती है। किसके तहत की जाती है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की जाती है। राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि यदि किसी क्षेत्र को जैव विविधता और प्राकृतिक भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समझें तो उसे घोषित कर सकते हैं। इसकी प्रारंभिक सूचना कौन जारी करता है? तो राज्य सरकारें किसी वन क्षेत्र को जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृति आदि दृष्टि से घोषित चिन्हित कर सकती हैं। ठीक, उसके बाद क्या होगा? प्रारंभिक सूचना जारी करने के बाद राज्य सरकार संरक्षित किए गए भूमि क्षेत्र के लिए एक अंतिम अधिसूचना जारी करेगी। ठीक, उसके बाद क्या होगा? जो वहाँ का वन्य जीव बोर्ड होगा, वन्य भूमि को राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य घोषित करने से पहले जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड होता है उसकी अनुमति लेना आवश्यक है राज्य सरकार को। यदि क्षेत्र में कहीं जलीय तंत्र है उसके लिए भारतीय जलीय जीव संरक्षण बोर्ड की अनुमति लेना आवश्यक है। देखिए, जलीय जीव बोर्ड की वनस्पति उसकी अनुमति भी लेनी पड़ेगी ना, उनकी अनुमति लेना आवश्यक है। तो राज्य सरकार इस प्रकार से। अब आता है केंद्र सरकार द्वारा कैसे घोषित हो सकते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित करने के लिए राज्य सरकारें यदि किसी क्षेत्र का हस्तांतरित करती हैं तो केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर उस क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर सकती है। ठीक, इसकी शर्त यह है कि उस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में जीव जंतु होने चाहिए, वनस्पति होनी चाहिए। ठीक, सीमा क्षेत्र का होता है जब क्षेत्र की स्थिति एवं सीमा पूरी तरह से विस्तृत हो जाती है तो अधिसूचना तभी जारी की जाती है। ठीक, और ये आपको 3 फैक्ट याद रखते हैं कि राज्य सरकार जारी कर सकती है, वन्यजीव संरक्षण नियम 1972 के तहत करना होता है,
और वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अनुमति चाहिए होती है। जलीय जीव जंतु हैं अगर उसमें, तो आपको जलीय जंतुओं के लिए भारतीय जलीय जीव संरक्षण बोर्ड से अनुमति लेना आवश्यक है। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है और बहुत ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाना है क्योंकि ये पूछता भी नहीं है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये आती है कि संरक्षण आगार कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व में क्या अंतर होता है। तो पहले यहाँ जरूरी ये है कि जो ये संरक्षण आगार और समुदाय आगार हैं ये किसके तहत आते हैं, किस अधिनियम के तहत आते हैं। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 2002 में संशोधन किया गया। किसमें? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 2000 में संशोधन किया गया और 2 शब्दों को जोड़ दिया गया। किसको? कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिजर्व को जोड़ दिया गया। ठीक, यह अधिनियम वन्यजीव संरक्षण के लिए समुदायों द्वारा किए गए प्रयासों को नहीं पहचान देगा और वैधानिकता उनकी प्रदान कर देगा। क्यों? क्योंकि सरकार हर काम नहीं कर सकती ना, कुछ तो कम्युनिटी को भी करना पड़ेगा ना। तो इसलिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 जो संशोधित किया गया 2002 में, 2002 के तहत किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा आधिकारिक क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य व संरक्षण आगार के अंतर्गत शामिल नहीं है। समझ लीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान भी नहीं है, अभयारण्य भी नहीं है, संरक्षण आगार भी नहीं है, अगर शामिल नहीं है तो राज्य सरकार उसे जीव जंतुओं और समुदाय के लिए किसी समुदाय को घोषित कर सकती है। जैसे कि आप जानते हैं राजस्थान में बिश्नोई समुदाय है, उसे भी घोषित किया गया है, वही वो संरक्षित करती है ना। तो जो समुदाय आगार के अंतर्गत व्यक्ति विशेष व समुदाय वन्य जीवों एवं अपने आवास के संरक्षण के लिए स्वैच्छिक रूप से काम करते हैं, उनको कोई सरकार सैलरी नहीं देती है। ठीक है, ये होता है समुदाय आगार। ठीक है, यही बात आती है संरक्षण आगार में। ठीक, इसे ही राज्य सरकार करेगी घोषित। ठीक है, किसी भी स्थानीय समुदाय को कह देगी कि आप कर लो। ठीक, इसके लिए एक संरक्षण आरक्षित प्रबंधन समिति बनाई जाएगी, कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी, उसके तहत इसका क्या होगा, देखभाल की जाएगी। तमिलनाडु में जो तिरुनेलवेली क्षेत्र है, भारत का पहला संरक्षण आगार खोला गया था वहाँ पे। यह क्षेत्र ग्राम समुदाय का प्रयास था जिससे उस क्षेत्र के संरक्षण आगार का दर्जा दे दिया गया था। ये आपने समझ लिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ एक और बात आती है, इको सेंसिटिव जोन। सुप्रीम कोर्ट और ये ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है हमारा, वो ये बात कहता रहता है कभी कि किसी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देता है, तो उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ बात ये आती है कि इको सेंसिटिव जोन संरक्षित क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र होता है। और कौन क्षेत्र होता है? जो नेशनल पार्क व अभयारण्य क्षेत्र में विकास कार्यक्रम से नष्ट हो रही जैव विविधता को बचाने के लिए आवश्यक है। इको सेंसिटिव जोन संरक्षित क्षेत्र में शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर क्या होते हैं? आप जानते हैं शॉक एब्जॉर्बर क्या होते हैं? झटका देने का काम। ऐसा ना हो कि एक राष्ट्रीय पार्क है और तुरंत बगल से अगर वहाँ पे मकान बनना शुरू हो गए तो वहाँ की दिक्कत आएगी ना, वहाँ के जंतुओं को। अगर वहाँ पे कुछ कभी वहाँ से कोई शेर निकल आया, वहाँ पे कोई प्रजाति है, वहाँ की कोई अगर हानि को हो रहेगी, वहाँ पर विकास हो रहा है, वहाँ प्रदूषण हो रहा है, तो उससे राष्ट्रीय उद्यान को भी घाटा होगा ना। तो ये कहते हैं, इसलिए उन्हें शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। ये बनते कैसे हैं? तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी जो 2002 में बनाई गई थी, उसके अनुसार इको सेंसिटिव जोन संरक्षित क्षेत्र के आसपास का 10 किलोमीटर का एरिया फैला होता है। और कभी कभी जैव विविधता के महत्व को देखते हुए ये 10 किलोमीटर से पहले भी ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत घोषित किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये निकली जो आपको याद रखनी है, जो कि ये होती है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसको घोषित किया जाता है। कितना एरिया होता है? 10 किलोमीटर के आसपास का एरिया होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में? इसके जो ये हमारे अगला चैप्टर होगा, क्योंकि ये वीडियो 30 मिनट की हो चुकी है,
इसकी वीडियो हम अगले पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। एक वीडियो 2 वीडियो और आएंगे इसकी। इसलिए नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।